फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग। बीबीआई ऑनलाइन क्वेश्चन है स्टेट बिहार स्टेट जो 9 नवंबर को होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है। रोडोप्सी रात के लिए होता है। रॉड कोशिका में कौन कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो रोडोप्सिन। मेलानिन त्वचा की कलर, कैरोटीन बाल की प्रोटीन, ओडोप्सिन कौन कोशिका के वर्णक दिन के लिए है? वह स्थान जहाँ दृष्टि तंत्रिका नेत्रगोलक से निकलती है और वहाँ कोई प्रकाश संवेदक कोशिका नहीं होती है, क्या कहलाती है? तो ब्लाइंड स्पॉट। वह स्थान जहाँ रेटिना पर सबसे स्पष्ट छवि बनती है और उल्टा प्रतिबिंब, तो ये कहलाएगा येलो स्पॉट। रेटिना के येलो स्पॉट में किस प्रकार की कोशिका दिखाई देती है? तो कोन कोशिकाएं दिखाई देती है। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो आइरिस। सिलियरी मसल्स लेंस को बांध कर रखती है। रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी है? रॉड और कॉन्स। कौन सा नेत्र अंग वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है? तो कॉर्निया और लेंस बनाता है। वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनेगा? तो रेटिना पे बनेगा। जब नेत्र पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, तो यह किस दोष का है? तो निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लेंस का उपयोग अवतल लेंस का। दूर दृष्टि किस कारण से होता है? नेत्रगोलक का छोटा होने के कारण। दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। पायोस क्या है? प्रोबायोप्सिया मुख्यतः किस कारण से होता है? तो लेंस की लचीलापन कम होने के कारण। रंग दृष्टि दोष किस कारण से होता है? रेटिना की कोन कोशिका में दोष के कारण। मनुष्य की सामान्य दृष्टि को क्या कहा जाता है? तो ये ट्राइक्लोमेट्रिक दृष्टि कहा जाता है। रंग दृष्टि जांच के लिए टेस्ट होता है इशिहारा टेस्ट। लाल और हरे रंग में अंतर की दृष्टि नहीं, कौन सा दोष हो जाएगा? प्रोटोनोपिया। ठीक है। किस प्रकार रंग दृष्टि दोष सबसे दुर्लभ? तो पूर्ण रंगहीनता होना, ब्लाइंडनेस। मायोपिया को ठीक करने के लिए लेंस अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष नेत्रगोलक छोटा होने के कारण। हाइपरमेट्रोपिया के ठीक होने के कारण हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। मानव की आँख को किस प्रकार का संवेदन कहा जाता है? तो दृष्टि अंग। आँख की आगे की ओर उपस्थित पारदर्शित भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। नेत्र गोलक का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आइरिस। कॉर्निया पारदर्शी। कॉर्निया के पीछे स्थित पारदर्शी संरचना क्या है? तो नेत्र लेंस। नेत्र का वह भाग जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है क्या कहलाता है? लेंस। आँख के किस भाग पर प्रकाश की छवि बनती है? तो रेटिना पे। आँख में आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो लेक्रिमल ग्रंथि। इसी को आंसू ग्रंथि भी कहते हैं। सॉरी। रेटिना पर उपस्थित प्रकाश संवेदन कोशिकाएं कौन सी होती है? शंकु। दिन में देखने में सहायक होती है। ठीक है। दंडिका कोशिका रात में देखने में सहायक होती है और शंकु दिन में देखने में। ठीक है। आँख का कौन सा भाग विभिन्न रंगों को पहचानने में सहायक है? तो शंकु कोशिका। आँख में संक्रमण से बचने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? तो आंसू द्वारा। ग्रास नालिका किसे कहते हैं? पाचन नली का भाग। ग्रास नालिका के श्लेष्मक झिल्ली में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ग्रंथि पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्रंथि किस प्रकार का स्राव करती है? तो जल एवं श्लेष्म पदार्थ का। नेत्रगोलक की कितनी परत होती है? तो 3, स्क्लेरा, क्लोराइड और रेटिना। बाहरी परत हो जाएगा स्क्लेरा, मध्यम परत हो जाएगा क्लोराइड और भीतरी परत हो जाएगा रेटिना। बाहरी क्या है? स्क्लेरा, मध्यम क्लोराइड, भीतरी रेटिना। ओके। स्क्लेरा को सामान्य भाषा में आँख की सफ़ेद परत कहा जाता है। क्लोराइड का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना। रेटिना में कौन सी संवेदन कोशिकाएं होती है? शंकु और दंडिका।
रेटिना में कितने प्रकार की संवेदन कोशिकाएं होती हैं? 2, रॉड और कॉन्स। रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदक कोशिका कौन सी है? कोन कोशिका है। और रोड कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो मंद प्रकाश, जिसे हम डीम लाइट कहते हैं। कौन कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो रंग यानी कलर के प्रति होता है कॉन्स। कौन कोशिकाएं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ऑडोप्सिन, जो 3 के लिए है। कैल्सी हेनरी वयस्क एवं युवा व्यवहारिक विज्ञान है। स्कूल के बाहर युवा की समस्या का हल लिंगस द्वारा दिया गया था। कौन प्रसार शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो धार्मिक सांस्कृतिक विचार में परिवर्तन लाना सब हो जाएगा। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को आयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो दाहमा। ज्ञान का फैलाव डब्ल्यू भट्ट द्वारा। प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष मूल्यांकन। प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम किस विषय में लागू हुई? तो कृषि में। किस नगर में प्रारंभ भारत में प्रसार शिक्षा, तो ये क्या है, किस नगर में लागू हुआ? तो दिल्ली में। प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन सर्वप्रथम प्रयोग ईवी बोर्हीज 1894 में। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करता है? तो उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय जुड़ने की क्षमता पे। प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत मतलब हो जाएगा कारपासा। नवीन प्रचलन को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं लैगार्ड। 19 कैलेरा कोशिका को ब्रीचो ने कहा। ओमनिस सेलुला कोशिका को ब्रीचो ने कहा था। ठीक है। पादप कोशिका में किसका अभाव? तो सेंट्रियोल का। और पाया जाता है कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट रिक्ति का। प्राणी कोशिका में किसका अभाव होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का। पाया जाता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की सबसे बाहरी परत में पौधे में होते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है। देखिए, प्राणी कोशिका में कोशिका का अभाव होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और कौन सा पाया जाता है प्राणी कोशिका में? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का तंत्र। और गोल्जी का कार्य करता है ये क्या करता है? स्रावन और पैकेजिंग करने का काम करता है। एसएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग वेकुला रिक्तिका होता है। आरबीसी में किसका अभाव होता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोशनिक मॉडल किसने दिया था? फिंगर और निकोलसन ने। क्लोरोप्लास्ट में भोजन संश्लेषण की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। लाइसोसोम किससे बना? तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम से बना होता है। राइबोसोम को आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सभी कोशिकाओं में सामान्यतः कौन सी संरचना पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, डीएनए पाया जाता है। सजीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। बाद में यह एडीपी में बदल जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस कोशिका में अधिक होती है? तो पेशी कोशिका में अधिक होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। और क्या पाया जाता है? तो डीएनए, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। किस अंग को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है? तो केंद्रक को। कोशिका विभाजन का वह चरण जिसमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं तो प्रोफेज कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म में बना होता है जल व कार्बनिक पदार्थ का। एंटीबॉडी किससे बने होते हैं? प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस। कोशिका में वंशगति सूचना डीएनए में पता चलता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लियो एसिड। डीएनए प्राकृतिक
कहाँ होती है? केंद्रक में। ओके। साइटोप्लाज्म में निलंबित छोटे कण क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले सिक्के जैसे ढेर को क्या कहते हैं? ग्राना। सिक्के जैसे ग्राना का एरोबिक श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य, यह कुछ पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने देती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये हो जाएगी, मानव शरीर की लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ये कोशिका सिद्धांत के अनुसार, एक मिनट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है अंडाणु। ठीक है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाएं से बने होते हैं। कोशिका जीवन को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है। यहाँ है ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चन है। साधारण उपकला ऊतक सिंपल एपिथेलियम की कितनी मुख्य प्रकार की अवस्था होती है? 6। सीक्वेंस उपकला को और किस नाम से जाना जाता है? प्रिवेंट उपकला, सुरक्षा भी करता है। ठीक है। स्तंभाकार उपकला आंत में पाया जाता है। घनाभ उपकला का मुख्य कार्य हो जाएगा श्वसन का अवशोषण। और कहाँ पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में पाया जाता है। एक मिनट। घनाभ उपकला का मुख्य कार्य श्वसन करना, कहाँ पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में। ठीक है। सिलिएटेड उपकला की विशेषता, सिलिया की उपस्थिति। ग्रंथि उपकला का निर्माण, स्तंभाकार कोशिका, घनाभ कोशिका। संवेदी उपकला का मुख्य कार्य संवेदना। श्वसन तंत्र में श्लेष्मा और धूल कणों को हटाने का कार्य उपकला कौन सी उपकला करता है? तो सिलिएटेड उपकला। ठीक है। स्थिरीकृत उपकला का मुख्य कार्य है सुरक्षा करना। कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा के बाहरी परत में पाया जाता है। झूठा स्थिरीकृत उपकला कंठ और ग्रन खंड में। संक्रमणीय उपकला का मुख्य गुण क्या होगा? यूवी किरण से बचाता है। कहाँ पाया जाता है? मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ब्रेक का पेल्विस में। कौन सा उपकला संवेदना से जुड़ा है? तो संवेदी उपकला। स्थिरीकृत उपकला का उदाहरण है नासिका, ग्रीहा, योनि, मुख, गुहा। उपकला ऊतक का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया जाता है? तो ये सिंपल कंपाउंड, प्रोसीजरल, ट्रांसेजनल। ठीक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है अंगों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक का आधार किस पर है? तो अंतरकोशिकीय पदार्थ पे। संयोजी ऊतक को कितने प्रकार में बांटा गया है? 4। संयोजी ऊतक का प्रकार है साधारण संयोजी, तंतु ऊतक, अस्थि ऊतक, द्रव्य संयोजी। ठीक है। और उसके बाद अंतरास्थि ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? स्किन एवं मसल्स के बीच में पाया जाता है। वसामय ऊतक का मुख्य कार्य हो जाएगा वसा संचय और रोधन। अंतःस्थिक ऊतक में कौन से तंतु पाए जाते हैं? तो श्वेत कोलेजन तंतु और पीले लचीले तंतु पाए जाते हैं। पिगमेंट ऊतक का कार्य है रंग प्रदान करना और सुरक्षा। संयोजी ऊतक का कौन सा प्रकार रक्त और लासिका से संबंधित है? तो द्रव्य संयोजी ऊतक। श्वेत कोलेजन तंतु की मुख्य विशेषता क्या है? और लचीलापन और मजबूत। पीले इलास्टिसिटी तंतु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इलास्टिन पाया जाता है। पीले इलास्टिन तंतु की विशेषता लचीलापन प्रदान करना। वसामय ऊतक का मुख्य कार्य है सुरक्षा और वसा संचय। वसामय ऊतक शरीर में किस प्रकार कार्य करता है? तो झटका देकर। अवशोषण, ऊष्मा रोधक सहने की क्षमता इसमें होती है। वर्णक ऊतक का मुख्य कार्य है हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करना। वर्णक ऊतक में कौन सी विशेष कोशिका पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स। जलिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? अंगों का ढांचा बनाना। वसामय ऊतक को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो वसा ऊतक कहते हैं। रेक्टिकुलर ऊतक में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो रेक्टिलियोसाइट्स। रेशेदार संयोजक ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है, येलो और वाइट। श्वेत रेशेदार ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो टेंडेंस स्नायु में पाया जाता है। श्वेत रेशेदार ऊतक की विशेषता मजबूती। पीले रेशेदार ऊतक की गुण युक्त है लचीलापन। और पीले रेशेदार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो लिगामेंट स्नायुबंध में पाया जाता है। टेंडेंस स्नायु व्हाइट वाला
वाइट वाला पाया जाता है। ठीक है, कंकाल ऊतक किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो संयोजी। और ये कितने प्रकार का होता है? 2। अस्थिया जो कि कठोर होता है, उपस्थिया लचीली होती है। उपस्थिया का प्रमुख कार्य होता है सहारा और लचीला देना। अस्थि का मुख्य घटक क्या है? कोलेजन और कैल्शियम लवण। कैरोटीन बाल के लिए, इलास्टिन येलो फाइबर में होते हैं। मायोसिन मांसपेशियों में। कौन सा ऊतक शरीर को कठोरता और सहारा प्रदान करता है? तो बोन अस्थि। वसा में ऊतक मुलायम सॉफ्ट होता है। अस्थि का मुख्य कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो ओसिन। अस्थियों के भीतर कौन सा ऊतक पाया जाता है जो वसा का भंडारण करता है? वसामय ऊतक। लाल अस्थि मज्जा का प्रमुख कार्य क्या है? आरबीसी का निर्माण करना। अस्थि ऊतक के निर्माण में सहायक कोशिकाएं कहलाती है ऑस्टोब्लास्ट्स। ठीक है, अस्थियों की संरचना के आधार पर 2 प्रकार कौन से हैं? कॉम्पैक्ट और स्पॉन्गी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में। रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। और उसके बाद ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट में कौन सी शामिल है? तो एसिडोफिल्स, बास्फोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। स्नायु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में गति प्रदान करना, गति को उत्पन्न करना। किस स्नायु ऊतक को स्वैच्छिक पेशी कहा जाता है? तो रेखांकित पेशी को। रेखांकित स्नायु किसमें ढका होता है? तो स्क्लेरोमिनिया में। रेखांकित कोशिकाओं का आधार कैसा है? बेलनाकार आकार का। अस्वैच्छिक स्नायु और किस नाम से जाना जाता है? स्टोमैक मसल्स। अस्वैच्छिक कोशिका का आकार कैसा होता है? तो धुरी के आकार का होता है। रेखांकित स्नायु में कौन सी रेखाएं होती है? प्रकाश एवं अंधकार रेखाएं। कौन सी स्नायु केवल कंकाल से जुड़ी होती है? तो रेखांकित स्नायु। हृदय स्नायु किस प्रकार की होती है? अस्वैच्छिक होती है। हृदय स्नायु कोशिका की विशेषता शाखायुक्त व रेखांकित। हृदय स्नायु विशेष संरचना कौन सी पाई जाती है? तो इंटरक्लेटेड डिसीज होगा। स्नायु ऊतक का मुख्य कार्य है उत्तेजना और संवहन करना। स्नायु ऊतक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग है साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। कौन सी तंत्रिका संदेश को मस्तिष्क में शरीर के आगे तक ले जाती है? तो अपवाही तंत्रिका। इफरेंट नर्व कहा जाता है जो शरीर के सभी मस्तिष्क से वापस लाने का कार्य करता है। तो आगामी तंत्रिका तंतु एफरेंट नर्व फाइबर। ये तंत्रिका संदेश को अंगों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है। न्यूरॉन का वह भाग जो अन्य कोशिका से संदेश ग्रहण करता है तो डेंड्रॉन हो जाएगा। किस प्रकार का न्यूरॉन एक ही ध्रुव वाला होता है? तो यूनिपोलर। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को कोशिका शरीर साइटोन से दूर ले जाता है? तो एक्सॉन। एक्सॉन का अंतिम भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन इंडिंग, या इसे ही नॉब्ड इंड कहा जाता है। कौन सा न्यूरॉन बिना किसी ध्रुव के होता है? तो एपोलर न्यूरॉन। एक ध्रुवीय न्यूरॉन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्या है, क्रेब्रोपाइनल गैंग्लिया में। ठीक है, ध्रुवीय न्यूरॉन सामान्यतः रेटिना वेस्टिबुलस गैंग्लियों में पाया जाता है। उसके बाद है प्रोसीजरल न्यूरॉन्स में एक ही ध्रुव पर एक्सॉन, डेंड्रॉन दोनों निकलता है। ये डेंड्रॉन का कार्य है संदेश ग्रहण करने का कार्य करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग उत्तेजना ग्रहण करता है? तो डेंड्राइट्स। बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स मुख्य रूप से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तंत्रिका तंतु का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो न्यूरोलीमा। माइलिन स्थित सूजन को दर्शाता है। माइलिन युक्त तंतु में किसका आवरण होता है? तो लिपिड्स का। माइलिन। ठीक है, रणवीर की गांठ नोड्स। रणवीर कहाँ पाया जाता है? तो माइलिनेट्स फाइबर में पाया जाता है। और माइलिन तंतु किसके बने होते हैं? तो माइलिन स्मिथ के। संवेदी तंतु संदेश किस दिशा में ले जाता है? तो फ्रेम रिसेप्टर और सीएनएस में। अपसारी तंतु का कार्य होता है संदेश को सीएनएस मांसपेशी अंगों तक ले जाना। तंत्रिका का मुख्य कार्य है न्यूरॉन्स को सहारा व पोषण देना। उसके बाद है ब्लड। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा।
रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका आरबीसी लाल रक्त कणिका। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है? तो हीमोग्लोबिन। रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। सर्वदाता रक्त समूह O+ सर्वदाता रक्त समूह हो जाएगा O- होगा, सर्वग्राही AB+। यूनिवर्सल रिसेप्टर। कौन सी कोशिका शरीर के सैनिक कहलाती है? WBC। आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? तो एस प्लेहा में। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? प्लेहा। किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? ओ में। WBC का सामान्य जीवन काल कुछ घंटे से कुछ दिनों तक होता है। सबसे छोटी रक्त कोशिका प्लेटलेट्स है। कौन सी रक्त कोशिका में नाभिक नहीं है? तो आरबीसी में नाभिक नहीं है। कौन सा रक्त घटक संक्रमण से बचाव करता है? WBC। वयस्क मानव में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 4 से 6 लीटर। हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाई जाती है? आयरन पाया जाता है। और सामान्य व्यक्ति में रक्त का जो होता है 11 से 12 लीटर हो जाएगा, ठीक है। और वयस्क में पूछा है तो 4 से 6 हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो बंदर में किया गया था। A और R दोनों एंटीजन किस रक्त समूह को पाया जाता है? AB। इरिथ्रोपाइटिन किस अंग से बना होता है? तो किडनी और गुर्दा से। कौन सा रक्त घटक भूसे का रंग पीला यानी प्लाज्मा का होता है? कौन सी WBC को फाइगोसाइट कहते हैं? तो न्यूट्रोफिल। रक्त कोशिका में के अंदर रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है? तो हेपेरिन। कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? लिम्फोसाइट। सामान्य प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 4 लाख mmQ, ठीक है। रक्त को लाल रंग कौन सा वर्णक देता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, स्किन, बिलिरुबिन, पितरस। यकृत में निर्माण करता है क्लोरोफिल। हरा पेड़ के लिए। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ब्लड का। WBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। कौन सा रक्त प्रोटीन ऑस्टोमेटिक दबाव बनाए रखता है? तो एल्बुमिन। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। WBC की कमी से ल्यूकेमिया। एलर्जी में कौन सी WBC बढ़ जाती है? तो एस्नोलोफिल्स। लौह तत्व के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन C। कौन सा रक्त विकार रक्त कैंसर कहलाता है? ल्यूकेमिया। हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स रक्त नहीं जमाता है, ठीक है। पुरानी आरबीसी कौन नष्ट करता है? तो कुफर सेल्स नष्ट करती है। क्लॉटिंग फैक्टर हटाने के बाद प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो सीरम। कौन सी रक्त वाहिका हृदय की ओर रक्त ले जाती है? तो वीनस सिराए। किस रक्त वाहिका में बल्ब पाया जाता है? तो वीनस सिराए में पाया जाता है। संक्रामक के समय कौन सी रक्त कोशिका बढ़ती है? WBC। रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो एंटीजन, आरबीसी। कौन सी रक्त वाहिका धमनियां और सिराओं को जोड़ती है? तो ये कैपिलरिया कोशिका कहलाता है। त्वचा व आँखों का पीला होना जॉन्डिस पीलिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस गैस को सबसे अधिक वहन करता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%। कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन का कौन सा भाग ऑक्सीजन होता है? तो हेम पार्ट। सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? AB-। आरबीसी के उत्पादन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। यहाँ 8 से ले लो। मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित है? 4 में है। दायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय। हृदय का दायां ऊपरी कक्ष कौन सा है? दायां अलिंद। सुपेरियर वेन एविया और इन्फेरियर वेना का भाग किस कक्ष में रक्त ले जाता है? लाते हैं तो दायां अलिंद में, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से दायां निलय को जोड़ने वाला बल्ब कौन सा है? तो ये है ट्राइस्पिड बल्ब। बायां अलिंद में कौन सा रक्त आता है? शुद्ध रक्त आता है। लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा बल्ब होता है? तो माइट्रल बाइस्पिड बल्ब। पल्मोनरी बल्ब किसके बीच पाया जाता है? दायां निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच। हृदय का सबसे मोटा और शक्तिशाली कक्ष बायां निलय, बायां निलय। लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त किस बल्ब के द्वारा बाहर निकलता है? तो एरोबिक वैल्यू।
एओर्टिक बॉल। मानव हृदय में कुल कितने बल्ब पाए जाते हैं? 4। पायरोविक बल्ब, ट्राइकोर्बिक, एरोटिक और पल्मोनरी। हृदय की संवहन प्रणाली का न्यूट्रल पेसमेकर कौन सा? एसए नोड। एबी नोड किस स्थान पर स्थित होता है? तो इंट्रैक्रियल स्पेक्ट्रम में एटेरिया और वेंट्रिकुलस के बीच। एसए नोड को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। हृदय की संवहन प्रणाली में विद्युत आवेग की सही क्रम क्या है? तो एसए नोड, एबी नोड और उसके हो जाएगा बुंडेल्स और हिंस पुर्किंजे फाइबर। हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला मुख्य तंत्र कौन है? स्नायु तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक कार्डिक साइकिल्स का औसत समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। 1 मिनट में औसतन कितने कार्डिक साइकिल होता है? तो 72 बार। कार्डिक साइकिल्स को 2 मुख्य चरण कौन से हैं? तो सिस्टोल और डायस्टोल। एरियल सिस्टोल की औसत अवधि होती है 0.1 सेकेंड। अब वेंट्रिकुलर की औसत अवधि होती है 0.3 सेकेंड। स्ट्रोक वॉल्यूम किन 3 कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रीलोड, कनेक्टिविटी, आफ्टर लोड। सामान्य सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120। ब्लड प्रेशर के मुख्य 3 घटक है, तो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर। निम्न में कौन से कारक ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है? रक्त मात्रा, कार्डियक आउटपुट, रक्त वाहिका, किलोज, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, वीनस रिटर्न। नाड़ी पल्स की विशेषता में शामिल है दर्द, लय, वॉल्यूम, शक्ति, तनाव। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो निलय शिथिलन के समय का दबाव। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का अंतर। पेरिफेरल रेसिस्टेंस किससे संबंधित है? तो रक्त वाहिकाओं के व्यास और टोन से संबंधित है। वीनस रिटर्न किसे कहते हैं? हृदय की ओर लौटता हुआ रक्त। नाड़ी को जांचने का सबसे सामान्य रक्त रेडियल धमनी। जब एसए और एबी बल्ब बंद होते हैं तो कौन सा स्थिति उत्पन्न होता है? तो आइसोब्ल्यूमेट्रिक संकुचन। सामान्य ज्वाइंट डायस्टोल की अवधि 0.4 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद डब ध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो सेमील्यूनर बल्ब के बंद होने पर। ईसीजी में क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? तो वेंट्रिक्युलर डिपोलराइजेशन। कार्डिक आउटपुट की गणना किस प्रकार की जाती है? तो स्टोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट का। स्टोक वॉल्यूम निकालने का सूत्र है EDV माइनस ESV। ईसीजी में टी वेव किसका सूचक है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसके बाद है हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर साइनोएंट्रियल नोड। पुर्किंजे फाइबर का क्या कार्य है? तो वेंट्रिकुलो तक आवेग का संचार करना। हार्ट रेट को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा सही है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सामान्य व्यक्ति में एक कार्डिक साइकिल की औसत अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। एक मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। मानव हृदय का वजन स्त्रियों में कितना होता है? 200 से 275 ग्राम। हृदय की संरचना कितनी परत मिलकर बनी होती है? 3। हृदय की सबसे बाहरी परत होती है पेरिकार्डियम आवरण। मायोकार्डियम मांसपेशी भाग हृदय की दीवार का मोटा और कार्यात्मक भाग है। और एंडोकार्डियम खोखला भाग है। यह हृदय की परत वॉल्व्स को आच्छादित करती है। एपिकार्डियम हृदय की दीवार की बाहरी परत है। हृदय की मांसपेशी कार्डियम मसल्स कहते हैं। हृदय की भीतरी संरचना कितने भागों में विभाजित है? 4। पेरिकार्डियम की 2 परतें कौन सी है? तो ये हो जाएगा पैराइटल एंड विसरल होता है। पेरिकार्डियल गुहा में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो सीरम, लिवर। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो उदर गुहा में।
यकृत उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होता है। यकृत का सामान्य भार 1 से 1.5 kg होता है। उसके बाद यकृत का सामान्य आकार कैसा होता है तो 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा व चौड़ा होता है। यकृत की संरचना के नीचे स्थित होगा तो डायफ्राम के नीचे। यकृत का सामान्यतः रंग होता है लाल भूरा होता है। यकृत किस प्रकार का अंग है? पाचक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यकृत उदर गुहा के किस भाग में स्थित होता है तो ऊपरी दाहिने भाग में। यकृत का संरचना कैसा होता है? बड़ा, ठोस और त्रिभुजाकार। यकृत में कुल कितने लोब होते हैं? 4। यकृत के लोब कौन से होते हैं? दायां बायां, कार्डेट और क्वाड्रेट। यकृत धमनियाँ ये होती है हेपेटिक आर्टरीज किस क्षेत्र में होकर गुजरती है तो यकृत द्वार से। यकृत से कौन सी नस बाहर निकलती है? यकृत शिरा, हेपेटिक वेन। यकृत किस आच्छादन से ढका होता है तो विसरल पेरिटोनियम। यकृत के लोब्स को अलग करने वाली संरचना क्या कहलाती है? फिशर। पित्ताशय ग्लैंड ब्लैडर यकृत के किस भाग से जुड़ा होता है? निचले सतह से, इन्फेरियर सरफेस से। यकृत का प्रमुख कार्य कौन सा है तो पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस का रंग कैसा होता है तो हरा पीला। पित्तरस कौन सा रंग द्रव पिगमेंट पाया जाता है तो बिलिरुबिन। पित्तरस का मुख्य कार्य है वसा का इमल्सीकरण करना। पित्तरस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है तो कोई भी पाचक रस एंजाइम नहीं पाया जाता है। पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में। गुर्दे का काम है फिल्ट्रेशन करना। अग्नाशय पैंक्रियाज, अग्नाशय रस। ग्लाइकोजेनेलाइसिस किसे कहते हैं तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन। ग्लाइकोजेनेलाइसिस यह प्रक्रिया कब होती है तो शरीर में शर्करा की कमी। और ग्लाइकोजेनेलाइसिस की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन मदद करता है तो ग्लूकागोन व एंड्रानिल। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया कब सक्रिय होती है तो भोजन के बाद होती है। ग्लाइकोजेनेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है तो रक्त में शर्करा की कमी को पूरा करना। ग्लाइकोजेनेसिस कौन सा मोनोसेक्राइड मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है तो ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेलाइसिस की प्रक्रिया मुख्यतः यकृत और मांसपेशी में। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलाइसिस किसके नियंत्रण में होती है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? वसा व प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण। जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है तो किससे ग्लूकोज बना सकता है? अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल से। यकृत कोशिकाएं से विटामिन का संश्लेषण व संचयन करती है। विटामिन ए, डी और B12। यकृत वसा के किस कार्य में सहायक होती है तो वसा का संचय और उपापचय में। डी एनिमेशन क्या है तो एमिनो अम्ल से एमिनो समूह को हटाना। डी एनिमेशन की प्रक्रिया से मुख्यतः क्या बनता है तो यूरिया बनता है। यकृत अमोनिया को यूरिया के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है तो यकृत लीवर में होता है। रक्त से यूरिया को निकालकर मूत्र के द्वारा बाहर कौन करता है तो किडनी करता है। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है तो यकृत द्वारा। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किस विटामिन की उपस्थिति में होता है? विटामिन के। यकृत कोशिका किस प्रकार के पदार्थों का संग्रह करती है तो आकस्मिक और अपशिष्ट पदार्थ का। रोगाणुओं का नाश करने का कार्य किसका है? यकृत का। हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है तो थायराइड ग्रंथि। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR मुख्यतः किस हार्मोन पर निर्भर करता है तो थायरोक्सिन। इंसुलिन मधुमेह, ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा, एड्रेनिल। BMR का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। वयस्कों को थायरोक्सिन की कमी से रोग होता है घेगा। थायरोक्सिन का अधिक स्रावन किस स्थिति को जन्म देता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरोक्सिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। क्रोटोनिज्म किस कारण होता है तो थायरोक्सिन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को क्या कहा जाता है तो घेगा कहते हैं। मिक्सडीमा वयस्क में हाइपोथायराइडिज्म निकलने के कारण होता है। उसके बाद है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है तो आयोडीन। पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? PTH पैराथार्मोन।
पैराथर्मोन मुख्य रूप से रक्त में किस खनिज के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कैल्शियम हमारे शरीर को मेंटेन करने का कार्य करता है। पैराथर्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हार्मोन। एक्टा सेलुलर फ्लूइड ECF में कैल्शियम की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 10 से 15% प्रति ग्राम मिलीलीटर होता है। एक वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना कैल्शियम होता है? तो 1.2 kg या 1 kg या 1000 ग्राम। पैराथर्मोन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो टिटेनी। पैराथर्मोन किस कारण से होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। पैराथर्मोन का कारण किसे जन्म देता है? अधिक स्त्रावन से। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म से क्या होता है? तो हड्डियों से कैल्शियम अधिक निकलना। कैल्शियम संतुलन के लिए पैराथर्मोन के साथ कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो विटामिन डी। एड्रेनल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? गुर्दे के जस्ट ऊपर में एड्रेनल मेडुला हार्मोन कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो एड्रेनल और नॉर एड्रेनल होगा। कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ADH। इंसुलिन और ग्लूकागोन अग्नाशय। थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन थायराइड और पैराथायराइड। एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन को और क्या कहा जाता है? लरो और उरो इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन हृदय गति रक्तचाप बढ़ाता है और शरीर को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है? तो एड्रेनलिन। एड्रेनल ग्रंथि का कौन सा भाग स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करता है? तो एड्रेनल कार्टेक्स। पिट्यूटरी ग्रंथि ब्रेन से संबंधित एल्डोस्टेरोन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? तो जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन करता है। ऑक्सीजन परिवहन ब्लड से रिलेटेड। उसके बाद है कार्टियोसोल को और किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रस हार्मोन। एड्रेनल कार्टेक्स का कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सहायक है? तो कार्टिसोल। एंड्रोजन पुरुष के लिए एडिशन रोग किस कारण से होता है? तो एड्रेनल कार्टेक्स हार्मोन का कम स्रावन। एड्रेनल कार्टेक्स का कौन सा हार्मोन नमक और पानी का संतुलन बनाकर रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो एल्डोस्टेरोन। एड्रेनल कार्टेक्स से स्रावित कार्टिसोल मुख्य रूप से किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो प्रोटीन और वसा की क्रियाओं को। कौन सा एड्रेनल इसमें क्या है? एड्रेनल कार्टेक्स से स्रावित कार्टिसोल मुख्य रूप से किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन और वसा का अपचय है। एड्रेनल कार्टेक्स की प्रक्रिया को कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा ACTH से। ACTH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GH ग्रोथ हार्मोन। इसका FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH एंड्रो कार्टोनोपिक हार्मोन। ठीक है। एडिशन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो कार्टिसोल। एड्रेनल कार्टेक्स हार्मोन का 4S नियम किन पर आधारित है? तो स्ट्रेस, तनाव, साल्ट नमक, शुगर, सेक्स। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? तो हाइपोथैलेमस क्षेत्र। इसका आकार मक्का के दाने के आकार का होता है। पिट्यूटरी का व्यास लगभग कितना होता है? तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर। पिट्यूटरी ग्रंथि के कितने खंड यानी लोब्स होते हैं? 2, अग्र और पश्च। कौन सा हार्मोन अग्र पिट्यूटरी एंटेरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है? तो ACTH। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा भाग ग्रोथ हार्मोन GH स्रावित करता है? तो अग्र पिट्यूटरी से निकलता है। पश्च पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्रंथि किस ग्रंथि की क्रियाओं को नियंत्रित करती है? तो थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि, etc। पिट्यूटरी इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है थायराइड। क्या है? थायराइड। ठीक है। ACTH का मुख्य कार्य है कार्टिसोल का स्रावन। ACTH के अधिकता से क्या होगा? तो कुशिंग सिंड्रोम रोग हो जाएगा। ACTH की कमी से जुड़ी है एडिशन रोग। FSH फॉलिक स्टिमुलेशन हार्मोन का कार्य है
डिम्ब ग्रंथि फॉलिक्स का विकास। एफएसएस किस लिंग के कार्य को नियंत्रित करता है? तो मेल और फीमेल दोनों की वृद्धि विकास में सहायक होता है। पुरुष में एफएसएस उत्तेजित करता है शुक्राणु निर्माण के लिए। एलएच का कार्य महिलाओं में क्या है? तो अंडोत्सर्जन करना। मेल में एफएसएस का कार्य है टेस्टोस्टेरोन का स्रावन। एफएसएस और एलएच को मिलाकर क्या कहते हैं? तो गोनोड्रोट्रोप्सिन। ठीक है। क्या है? प्रोलोसाइटिन का मुख्य कार्य है प्रोलोसाइटिन है ना का मुख्य कार्य है दूध का स्रावन। प्रोलोसाइटिन स्रावन कब बढ़ता है? तो गर्भावस्था और दुग्धपान में प्रोलोसाइटिन का अधिकता का अभाव होता है बाचपन में। उसके बाद है एमएसएच का कार्य है त्वचा में रंजकता के लिए मिलेनोसाइट हार्मोन कहलाता है। ठीक है। एमएसएच का स्रावन कहाँ से होता है? तो अग्र पिट्यूटरी से। एमएसएच का अधिकता से क्या होगा? तो अत्यधिक रंजकता। एमएसएच की कमी का प्रभाव हो जाएगा रंजकता की कमी। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच का मुख्य कार्य है जल पुनः अवशोषण। एडीएच की कमी से कौन सा रोग होगा? तो डायबिटीज इंसिपिडिस। ठीक है। एडीएच का असर कहाँ पर होता है? तो ब्रिक नलिकाओं पर पड़ता है। एडीएच का अतिरिक्त स्रावन क्या करता है? तो जल संचयन। एडीएच को और किस नाम से जाना जाता है? तो वास्पोप्रेसिन से। इसे मूत्र हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य है प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन। ऑक्सीटोसिन किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो दुग्ध निष्कासन में। ठीक है। ऑक्सीटोसिन का और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन इंक्रीज ड्यूरिंग गर्भाशय और प्रसव। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों को संकुचित करने के लिए एक्टिव होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन है? तो एडीएच, ऑक्सीटोसिन और ठीक है मतलब एडीएच है और ऑक्सीटोसिन दो ही है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? तो वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, इसे ही एडीएच कहते हैं। वैसोप्रेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एडीएच के नाम से। एडीएच का मुख्य कार्य है वृक्कों में जल का पुनर्अवशोषण। किस हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है? तो वैसोप्रेसिन एडीएच को। ठीक है। किस हार्मोन की कमी से प्रतिमूत्र का उत्सर्जन अत्यधिक होगा? तो 15 से 20 लीटर तक हो जाता है। एडीएच वैसोप्रेसिन। ओके। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन किसे होता है? तो पश्च पिट्यूटरी एसीटीएस भी यहाँ से निकलता है। महिलाओं में ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य प्रसव पीड़ा, डिलीवरी पेन आना, दुग्धपान के समय दूध निष्कासन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है प्रसव के समय गर्भाशय के संकोचन में। किस हार्मोन से जन्म हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। पुरुष से ऑक्सीटोसिन हार्मोन की भूमिका होती है स्खलन के समय शुक्राणुओं के परिवहन में। और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन टीएसएच का स्रावन किससे होता है? तो अग्र पिट्यूटरी से। पश्च भाग से दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन, एडीएच। ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य है हड्डियों और ऊतकों की वृद्धि। बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन का अधिक स्रावन किस रोग का कारण बनता है? तो दैत्याकृति। क्रेटिनिज्म हार्मोन बौनापन को हो जाएगा। क्रेटिनिज्म बाल्यावस्था का हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक स्रावन किस रोग का कारण है? तो एक्रोमेगली। ग्रोथ हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? तो अग्र पिट्यूटरी में। जीएच का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि। चाइल्डहुड में जीएच की कमी से क्या होगा? तो डॉर्फिज्म यानी बौनापन हो जाएगा। एडल्टहुड में जीएच की अधिकता किस रोग का कारण है? तो ये एक्रोमेगली। एक्सेस जीएच इन चाइल्डहुड कॉजेज तो दैत्याकृति। टीएसएच का कार्य हो जाएगा थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करना। टीएसएच का अधिकता से क्या होता है? तो ये हो जाएगा अतिगल ग्रंथियाँ। ठीक है। अतिगल ग्रंथिता। ठीक है। उसके बाद है टीएसएच की कमी से क्या हो जाएगा? तो अवल ग्रंथिता हो जाएगा। एसीटीएच किसे नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क प्रत्यास्थता को। एसीटीएच का पूरा एंड्रेनल कार्टिकल ट्रॉपिकल हार्मोन। उसके बाद है अग्नाशय पेट के किस भाग में स्थित है? तो पेट में पीछे बाईं ओर लेफ्ट साइड बिहाइंड स्टोमक। अग्नाशय की लंबाई लगभग 1 मिनट
15 से 20 सेंटीमीटर। अग्नाशय की चौड़ाई हो जाएगा 4 से 5 सेंटीमीटर। अग्नाशय के सबसे चौड़े भाग की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो 4 से 5 मीटर। अग्नाशय का कितने प्रतिशत भाग बहिस्रावित होता है? तो 90 से 99%। अग्नाशय का लगभग 1 से 2% भाग किस प्रकार का होता है? तो अंतःस्रावित। अग्नाशय की अंतःस्रावित इकाई को क्या कहते हैं? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। मनुष्य में अग्नाशय में कितनी लैंगरहैंस दीपिकाएँ पाई जाती है? 10 से 20 लाख। लैंगरहैंस दीपिकाएँ की किस प्रकार का कार्य करती है? तो हार्मोन स्रावन का कार्य करती है। उसके बाद अग्नाशय की खोज सबसे पहले लैंगरहैंस ने की थी, अपने नाम पर ही रख लिया था नाम। ठीक है। लैंगरहैंस दीपिका किन कोशिकाओं से मिलकर बनी है? तो अल्फा, बीटा, गामा, पीपी कोशिकाएं। लैंगरहैंस की कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक पाई जाती है? तो बीटा सेल 60%। अग्नाशय के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ग्लूकागॉन। इंसुलिन, बीटा सेल्स, सोमैटोएस्ट्रोबिन, डेल्टा से गामा सेल। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अग्नाशय के गामा सेल से स्रावित सोमैटोस्टेटिन। और पीपी सेल से कौन से हार्मोन स्रावित होता है? पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के अपापचय का मुख्य नियंत्रण कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह। ग्लूकागॉन का मुख्य कार्य रक्त शर्करा को बढ़ाना। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन किसका स्रावन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। जनन ग्रंथियां किन किन हार्मोन का स्रावन करती है? तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन थायराइड और पैराथायराइड। इंसुलिन और ग्लूकागॉन अग्नाशय। एसीटीएच और टीएसएच प्यूटरेटी के अग्रभाग से है। ऑक्सीजन न्यूनता, अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। उसके बाद है वृषण की कौन सी कोशिका एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? तो लैंडी कोशिका। एंड्रोजन हार्मोन का प्रमुख उदाहरण कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ओवरी, अंडाशय से। एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की किस नाम से जाना जाता है? तो गर्भाधारण हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अधिक स्रावन किस अवस्था में होगा? तो किशोरावस्था में होगा। अंतःस्रावित ग्रंथियां की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें नालिकाएं नहीं होती है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। एंड्रेनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो एंड्रेनिल। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एंड्रेनालिन। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकागॉन की मात्रा को घटाना। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थोरॉक्सिन। थोरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो आयोडीन आवश्यक है। ठीक है। मेटालिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि में होगा? तो पिनियल ग्रंथि, है ना। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो जल द्वारा। चेचक विषाणु का क्या नाम है? तो वेरिसोला जोस्टर वायरस। शरीर की रोग से संघर्ष करने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक, टीबी से। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? विषाणु, वायरस द्वारा। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैलता है तो कहलाता है स्थानिक, इंडेमिक। और कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता? तो पोलियोमिलाइटिस, है ना। टाइफाइड जीवाणु के कारण, तपेदिक जीवाणु के कारण, हैजा जीवाणु द्वारा फैलता है। खांसी खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण बाइटुलेला पर्ट्यूसिस कहलाती है। ठीक है। एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फेगोसाइटिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह होता है एप्सोनिन। काली खांसी को पर्टूसिस के नाम से जानते हैं। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है। गलसुआ, चेचक, फेफड़े और क्षय रोग वायु संचरण उदाहरण है इसका। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्र असंगनीयता है। त्वचा का रंग और म्यूकस परत के कारण पीला हिपोसेलुलर हिगोलाइटिक अवरोधक। श्वसन। मनुष्य के श्वसन तंत्र की शुरुआत किससे होती है? तो नासिका, नोज से। नासिका मुख्य कार्य करता है श्वास को छानना और वायु को अंदर लेने का। ठीक है। प्रत्येक नासमार्ग कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। नासमार्ग में कौन से भाग होते हैं? तो वेस्टिबुलर, रिसेप्टरी पार्ट, अल्फैक्टरी पार्ट होती है। नासमार्ग का कौन सा भाग गंध पहनाने का कार्य करता है? तो अल्फैक्टरी पार्ट। नासमार्ग की भीतरी सतह को किससे ढका होता है? तो रक्त स्रावी झिल्लियाँ।
नास मार्ग से गुजरते समय वायु का तापमान किसके बराबर होता है? तो शरीर के तापमान के बराबर। नास मार्ग का कौन सा कार्य वायु को नर्म और गर्म करना? नास मार्ग के द्वारा सांस लेते समय कौन सी औषधियाँ छान ली जाती है? तो जीवाणु, विषाणु और धूलकण। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री से, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो फिर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। किस श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो अवयवी श्वसन। अवयवी का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल। किस श्वसन में एडीपी ऊर्जा अधिक उत्पन्न होता है? तो वायवीय श्वसन में। एरोबिक श्वसन के लिए कोशिका किस गैस को वातावरण ग्रहण करती है? तो ऑक्सीजन। एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? गैसीय विनिमय। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य गैसीय विनिमय करना। श्वसन तंत्र की मुख्य अंग कौन सी है? फेफड़े और नाक ग्रसनी। मानव में नाक का क्या कार्य है? हवा को गर्म करना, साफ और नमी देना। वायु मार्ग में किस रचना से आवाज निकलती है? ग्रसनी से। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? रक्त में अवशोषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे बाहर निकलती है? तो किसके द्वारा? श्वसन द्वारा। श्वसन की मुख्य मांसपेशी कौन सी है? डायफ्राम। फेफड़े कितने हिस्से में बटे हैं? 2। बायां बायां 2 भाग बायां और 3 भाग दायां, टोटल 5 में बांटा हुआ है। श्वसन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई एल्वियोली है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। फेफड़े किस प्रकार की मांसपेशी द्वारा परिवर्तित होते हैं? तो कंकाल मांसपेशी द्वारा। श्वसन तंत्र में वायु मार्ग की सबसे छोटी शाखा कौन सी है? तो वेक्रियोल्स। एल्वियोली का मुख्य कार्य गैस विनिमय। मानव श्वसन में श्वसन दर क्या दर्शाती है? प्रति मिनट सांस की संख्या। मानव शरीर में सामान्यतः श्वसन दर कितनी है? 12 से 20। श्वसन के दौरान फेफड़े में हवा का प्रवेश क्या कहलाता है? इनहेलेशन। श्वसन के दौरान फेफड़े से हवा का बाहर निकलना, तो एक्सपायरेशन। कौन सा ऑक्सीजन ले जाने का मुख्य माध्यम? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का जुड़ाव क्या कहलाता है? ऑक्सीजन संतृप्ति। श्वसन तंत्र की सुरक्षा के लिए कौन सी विशेषता होती है? तो बाल और म्यूकस। नाक के नली में बालों को क्या दर्शाता है? हवा को फिल्टर करना। ग्रसनी का कार्य क्या है? भोजन और हवा दोनों का मार्ग। लैरिक्स का अन्य नाम क्या है? वोकल बॉक्स। श्वसन तंत्र में म्यूकस का क्या कार्य है? धूल और सूक्ष्मजीवों को रोकना। श्वसन तंत्र में किस अंगों से भोजन और हवा का मार्ग अलग होता है? तो ग्रसनी से। ब्रोकस का मुख्य कार्य क्या है? हवा को फेफड़े तक पहुंचाना। बोक्रियोल्स किससे जुड़ी होती है? तो एल्वियोली से। एल्वियोली की दीवार किस प्रकार होती है? तो पतली और लचीली होती है। फेफड़े में रक्त और हवा के बीच गैस विनिमय किससे होता है? तो एल्वियोली। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा। श्वसन तंत्र में किस अंग को वायुमार्ग स्विच कहा जाता है? तो लैरिक्स को। श्वसन तंत्र में कौन सा अंग भोजन और हवा को अलग करता है? तो ग्रसनी। श्वसन तंत्र में हवा की सफाई कौन करता है? नाक और म्यूकस करता है। श्वसन तंत्र की सबसे लंबी अंग कौन सी है? तो एल्वियोली। बोकस ये पेड़ पौधे की टहनी जैसा होता है। श्वसन में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? हवा को पंप करने के लिए होती है। सांस लेने और छोड़ने में किस मांसपेशी की मदद होती है? तो डायफ्राम की। उसके बाद है श्वसन तंत्र की सुरक्षा में कौन सा तत्व शामिल है? तो म्यूकस। एल्वियोली में गैस विनियमन की विशेषता क्या है? तो पतली दीवार और रिच ब्लड सप्लाई होगा। फेफड़े का आकार किससे प्रभावित होता है? तो डायफ्राम और छाती की मांसपेशी से। श्वसन तंत्र में हवा की सफाई कैसी होती है? नाक के बाल और म्यूकस द्वारा। श्वसन और परिसंचरण तंत्र में क्या संबंध है? रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। एल्वियोली में किस अंग की अधिकता होती है? तो ऑक्सीजन। श्वसन तंत्र की कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है? श्वसन द्वारा। श्वसन तंत्र में हवा का मार्ग का सही क्रम है नाक, ग्रसनी, लैरिक्स, ब्रोकस, वेक्रियोल्स। श्वसन तंत्र में वायु का प्रभाव किस क्रम में नियंत्रित होता है? तो नासिका, ग्रसनी, लैरिक्स, ब्रोकस, वेक्रियोल्स, एल्वियोली। श्वसन तंत्र की म्यूकस की मोटाई किस पर निर्भर करती है? वायु की नमी पे। एल्वियोली की दीवार पतली क्यों होती है? ताकि गैस का आदान प्रदान हो सके। श्वसन तंत्र में हवा की सफाई के अलावा और क्या कार्य होता है? तो हवा को गर्म और नम बनाना। वयस्क में सामान्य फेफड़े की क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 लीटर। श्वसन तंत्र की सही देखभाल कैसे की जाती है? तो धूम्रपान से बचकर, है ना, अवॉइड स्मोकिंग। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत करता है। मानव शरीर में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? गुर्दे में तो 10 लाख। गुर्दे की छानने वाली इकाई कौन है? तो ग्लोमेरुलस, है ना।
गुर्दे को घेरने वाली परत कहलाती है रीनल कैप्सूल। मानव में मूत्र नली 2 होती है। गुर्दे में मूत्राशय तक मूत्र किसके द्वारा पहुंचता है? तो यूरेटस द्वारा। यूरेथ्रा में स्टोर होता है मूत्र, नोट इसकी मदद से बाहर निकलता है। ठीक है, यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकलता है। मूत्र का सामान्य पीएच कितना होगा? 7.6। हल्का अम्लीय व क्षारीय होता है, या 6.65 6 से 6.5 भी हो सकता है। गुर्दे में हिलने का लोब मुख्यतः किसके अवशोषण में सहायक है? तो जल पुनः अवशोषण में सहायक है। कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा जल में पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है? तो एडीएच। गुर्दे से निकलने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? रीलन शिरा। कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? यकृत। यूरिया का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यूरिया चक्र कहलाएगी। उसके बाद कौन सा अंग शरीर में आंतरिक लवण व जल के उत्सर्जन में सहायक है? त्वचा। मानव में मूत्राशय किस प्रकार की पेशी से बना होता है? तो अनरैखिक पेशी। गुर्दे की भीतरी परत को रीनल मेडुला। गुर्दे में छानने की प्रक्रिया बोमेन कैप्सूल। कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट सबसे विषैला होता है? तो अमोनिया। मनुष्य के किस प्रकार का उत्सर्जन तंत्रधारी कहते हैं? तो यूरियोटैलिक कहलाएगा। उसके बाद मनुष्य को किस प्रकार का उत्सर्जन तंत्रधारी? तो यूरेटेड। ठीक है, पक्षियों में मुख्यतः नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? तो यूरिक अम्ल। मछलियों में नाइट्रोजन अपशिष्ट अमोनिया। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का लक्षण? मधुमेह। कौन सा हार्मोन सोडियम पोटेशियम संतुलन को नियंत्रित करता है? तो एल्डोस्टेरोन। गुर्दे की पथरी मुख्यतः किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। डीऑक्सीफिकेशन विषहरण कौन करता है? यकृत। नाइट्रोजन अपशिष्ट जो उत्सर्जित करता है? गुर्दा। मानव में नेफ्रॉन कहाँ स्थित होता है? रीनल कॉर्टेक्स में। रीनल मेडुला हमें पिरामिड जैसे दिखाई देता है। कौन सी रक्त वाहिका छाना हुआ रक्त गुर्दे से बाहर ले जाता है? रीनल शिरा। मनुष्य में मूत्र का संग्रहण कहाँ होता है? मूत्राशय में। मूत्र विसर्जन मूत्राशय म्यूकीरेशन है ना, म्यूकीरेशन हो जाएगा। कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में नहीं पाया जाता है? ग्लूकोज। यूरिया का निर्माण? यकृत। मनुष्य में मूत्र में जल का प्रतिशत 95%। कौन सा उत्सर्जन अंग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है? तो फेफड़ा। मनुष्य में मूत्र त्याग किसके नियंत्रण में होगा? तो मेरुरज व मस्तिष्क। मूत्र की मात्रा को घटाता है एडीएच। गुर्दे का मुख्य कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति प्रोटीन यूरिया कहलाएगा। उसके बाद है गुर्दे की कार्यात्मक विफलता की स्थिति को मूत्र विषाक्तता। नेफ्राइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? गुर्दा, किडनी। पित्त का रंग बिलिरुबिन, पित्त का पीला रंग बिलिरुबिन है ना। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम। कौन सा अंग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है? त्वचा। जल संतुलन को बनाए रखने का मुख्य अंग गुर्दा। गुर्दे का कार्यात्मक विकार किससे पता चलता है? तो प्रोटीन, ग्लूकोज, रक्त से। गुर्दे की कार्यक्षमता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यूरिया और क्रिएटिन टेस्ट। मूत्र में रक्त की उपस्थिति को हेमेट्रिया, और उसके बाद है मूत्र में पस की उपस्थिति को प्यूरिया कहा जाता है, और मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। मानव शरीर से अमोनिया की किस में परिवर्तित कर उत्सर्जित किया जाता है? तो यूरिया। कौन सा अंग रक्त को छानने के लिए फिल्टर का कार्य करता है? तो गुर्दा। गुर्दे का भार एक स्वस्थ वयस्क में लगभग कितना होता है? तो 150 से 170। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय और नियंत्रण करना। तंत्रिका की मूल इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। एक्सॉन संदेश ले जाने का काम करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को बाहर ले जाता है? एक्सॉन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क बड़ा भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, सेरेबेलम छोटा भाग है, मस्तिष्क का छोटा भाग ये होता है सेरेबेलम, और सेरेब्रम बड़ा भाग। मस्तिष्क का पश्च अंतिम भाग मेडुला ऑब्लांगेटा। संतुलन और चाल का नियंत्रण कौन करता है? सेरेबेलम। उसके श्वसन और हृदय गति का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके बाद है क्रोनियल नर्व की कुल जोड़ी कितनी है? 12 होती है। स्पाइनल नर्व की कुल कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? तो रीढ़ की हड्डी में। न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच संबंध तो सिनेप्स में। न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है डोपामिन। हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन, मधुमेह, मेलानिन, त्वचा वर्णक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या सम्मिलित है? तो कॉर्नियल व स्पाइनल नर्व। उसके बाद है थैलेमस और हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रॉपर संबंधित है। ऑटोनॉमिक में कौन सा शामिल है? तो सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी क्रोध, भय, रोना, मुंह सुखाना। परानुकंपी खुशी, कंफर्टेबल जोन। संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली नसें, संवेदी नसें। स्नायु कोशिका को चारों ओर पाई जाने वाली आवरण है माइलिन शीथ। उसके बाद सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र क्या नियंत्रित करता है? शरीर की आपातकालीन क्रियाएं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली मेनिजीन हो जाएगा, है ना, झिल्ली। उसके बाद मेनिजीन को परतों में सबसे भीतरी परत तो ये हो जाएगा पायोमीटर। माइलिन आवरण है। मेनिन्जीस की सबसे बाहरी परत ड्यूरामेटर। मेनिन्जीस की सबसे बीच की परत एरेक्नाइड। मस्तिष्क का भार औसतन 1200 से 1400 ग्राम। लिटिल ब्रेन किस भाग को कहा जाता है? तो सेरेबेलम को कहा जाता है। थैलेमस का कार्य संवेदी अवयवों का आदान प्रदान करना। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य शरीर का तापमान और भूख नियंत्रण। स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा भाग मोटर आवेग ले जाता है? तो वेंट्रल रूट। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा भाग संवेदी आवेग? तो डार्सल रूट। ग्रे मैटर मुख्यतः किससे बना होता है? तो न्यूरॉन कोशिका देह से। व्हाइट मैटर मुख्यतः माइलिन युक्त एक्सॉन। ऑप्टिक नर्व को कहते हैं क्रेनियल नर्व 2। कौन सी नर्व जीव की गतियों को नियंत्रित करता है? तो हाइपोग्लॉसल नर्व। कौन सी नर्व सुनने और संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑडियो विजुअली क्लियर नर्व। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ कार्य करता है? तो न्यूरो एस्क्यूलर जंक्शन में। मस्तिष्क मेरु द्रव्य CSF कहाँ पाया जाता है? तो सब एरेक्नाइड स्पेस में। CFS का कार्य है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा। न्यूरॉन की झिल्ली पर आवेग संचरण किसके कारण? सोडियम और पोटेशियम आयन पर। साइनप्स में संदेश कैसे पास होता है? न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा। मनुष्य में कितने प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं? तो 3। संवेदी मोटर एसोसिएशन, है ना। संवेदी न्यूरॉन का कार्य है संवेदी अंग से संदेश CNS तक ले जाने का। मोटर न्यूरॉन कार्य करता है CNS से मांसपेशी तक संदेश ले जाने का। और उसके बाद एसोसिएशन न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तो इंटर न्यूरॉन। रिफ्लेक्स में पहला घटक क्या है? तो रिसेप्टर। उसके बाद रिफ्लेक्स का अंतिम इफेक्टर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति नियंत्रित करता है? तो सेरेब्रलम, है ना। ब्रेन स्टेम, पोन्स मेडुला और मिलब्रेल भाग को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। और मानव शरीर की सबसे लंबी बट बहुगुणित नहीं होती है, ठीक है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मूड को प्रभावित करता है? तो सेरोटोनिन। मायोलिन कांस्य बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड के लिए जिम्मेदार है। इंसुलिन मधुमेह, फाइट और फ्लाइट, उड़ो और भागो प्रतिक्रिया किससे जुड़ी है? तो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र से। शरीर में विद्युत आवेग की गति लगभग 120 मीटर तक। मानव मस्तिष्क की हड्डी से संबंधित है? खोपड़ी। पसलियाँ सुरक्षा सहारा श्वसन में सहायता। पसलियाँ आंतरिक अंगों जैसे हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करना। रीढ़ की हड्डी सहारा देने का काम करता है, सुरक्षा करना, गति में सहायता, संतुलन बनाए रखने में काम करता है। सुरौनी का काम है, सुरौनी हड्डी शरीर के निचले भाग को सहारा देती है, आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और चलने फिरने तथा संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। हाँ, उसके बाद है उम्र बढ़ने पर लेंस की लचीलापन कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? तो प्रेस बायोपिया, बुढ़ापे का दृष्टि हो जाता है। प्रेस बायोपिया को ठीक करने की लेंस बाइफोकल लेंस। रंग दृष्टि दोष किस कोशिका से बना होता है? तो कोन कोशिका से। मनुष्य की सामान्य दृष्टि को क्या कहा जाता है? तो ट्राइक्रोमैटिक दृष्टि। लाल हरे में अंतर न कर पाने को कहा जाता है प्रोटोनोपिया, है ना, प्रोटोनोपिया कहा जाता है। रंग दृष्टि दोष की पहचान करने की जांच इशिहारा टेस्ट की जांच द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मेरा सेशन खत्म हुआ। बिहार स्टेट के लिए मोस्ट
इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।